स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस बैठक में। पिछले 2 बार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक वक्त से पहले हो जा रही थी और आरबीआई ने अपनी पॉलिसी का ऐलान तय तारीखों से पहले कर दिया था, लेकिन इस बार तयशुदा तारीख पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद उसका फैसला आएगा 6 अगस्त को। इसके पहले सीएनबीसी आवाज की एमपीसी से हम जानेंगे आज उनकी राय क्या है, उन्हें उम्मीद आरबीआई की एमपीसी से। और अगर आप देखें तो जब से ये कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ है, कोरोना का संकट आया है, आरबीआई ने पिछले 4 महीनों के दौरान 115 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटाया है। एक बार 75 बेसिस पॉइंट और एक बार 40 बेसिस पॉइंट मार्च और मई में ये कटौती की गई थी। रिवर्स रेपो रेट में मार्च, अप्रैल और मई में 3 बार कटौती की गई है 155 बेसिस पॉइंट के आसपास। तो आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई के पास जो बारूद था उन्होंने बहुत तेजी से फायर किया है 3 महीनों के दौरान, मार्च, अप्रैल और मई में। और अब जब वो इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि अब तक के काम का क्या असर हुआ और आगे क्या करना चाहिए, तो क्या फैसला निकल कर आएगा, यही सवाल है जो हम अपने एक्सपर्ट से आज पूछेंगे। हमारे साथ आरबीआई सीएनबीसी आवाज की एमपीसी के सारे सदस्य जुड़ चुके हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य, एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभिक बरुआ, बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी और कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और क्रिसिल के डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर बरुआ, आपके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये बताइए, क्या उम्मीद है आपकी, एक जबरदस्त कटौती का दौर जो हमने मार्च से मई के बीच देखा, उसके बाद अब अगस्त की इस पॉलिसी में क्या होगा? मेरा वोट है कि अभी होल्ड पे रखना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। इन्फ्लेशन का पाथ कैसा रहेगा, क्योंकि ये बोथ डिमांड और सप्लाई शॉक है और सप्लाई शॉक से इन्फ्लेशन प्रेशर आ सकता है। तो उनको देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उतना खास मुद्दा नहीं है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और खासकर ग्रोथ सबसे बड़ा मुद्दा है, और ग्रोथ को अभी हेल्प करने के लिए, रिकवरी को हेल्प करने के लिए मैक्रो पॉलिसी जैसे कि रेट कट या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का रोल खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अभी जो करना चाहिए वो रेगुलेटरी और सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज में करना चाहिए। ओके, लेकिन जोशी साहब, आपको नहीं लगता कि इस समय जैसी परिस्थितियां हैं, ग्रोथ को लेकर चिंताएं अपनी जगह बनी हुई हैं, मुश्किल से कहीं कहीं अब थोड़ी बहुत आप ये देख रहे हैं कि एक्टिविटी जो बिल्कुल बंद हो रही थी वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह का दबाव है, एक सिग्नल का भी इंपॉर्टेंस होता है। क्या आपको लगता है कि आरबीआई गवर्नर इस समय वो फिर से एक सिग्नल देकर रीइंफोर्स नहीं करेंगे कि कटौती जारी है, ग्रोथ को सपोर्ट जारी है? देखिए, जैसा कि अभी अभिक ने कहा कि ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेन कंसर्न है, मैं भी यही मानता हूँ। इन्फ्लेशन से ज़्यादा इस समय ग्रोथ बड़ा मुद्दा है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करती है। ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ हुआ है लेंडिंग रेट्स की तरफ, पर फिर भी उसका थोड़ा लैग रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो महंगाई की दर बढ़ी है उसका मुख्य कारण उसका सप्लाई डिसरप्शन या फिर जो कोर इन्फ्लेशन में इडियोसिंक्रेसीज जिनको कहते हैं उनकी वजह से है। डिमांड की वजह से ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डिमांड को नीचे लाके या एक्सपेक्टेशन को नीचे लाके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो मुझे लगता है अभी उनके पास थोड़ा फायर पावर है, और जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, फायर पावर को बचा के रखने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है कि अभी नहीं है। तो ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा, पर मुझे लगता है कि वो रेट कट की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि रेट कट होगा? 0.25% का एक संकेत देने के लिहाज से रेट कट होना चाहिए। सौगत भट्टाचार्य जी, आपकी राय यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। आप देखिए, रेट कट तो हुए हैं, आप रेट कट इसलिए करते हैं कि उससे ग्रोथ को मदद मिलेगी। ग्रोथ को कैसे मदद मिलेगी? अगर लोग बोरो करें
और उससे उनकी फंडिंग की कॉस्ट तो कम हो, साथ ही साथ वो जब बोरोइंग करके उसका इस्तेमाल करें पैसे का, चाहे कंजम्पशन के लिए चाहे प्रोडक्शन के लिए, तब उस रेट कट का फायदा होता है। इस समय के जो ताज़ा आंकड़े जो मेरे पास है 6.5% पे लोन ग्रोथ की दर आ गई है, और इनफैक्ट अगर आप इंक्रीमेंटली इन महीनों के दौरान देखें तो लोन में ग्रोथ हो ही नहीं रही है। जबकि डिपॉजिट ग्रोथ आप देखिए बहुत ही जबरदस्त है, 10.5%, 10.7% पे, जो कि 4 साल की बेहतरीन ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है? आरबीआई ये जो लिक्विडिटी दे रहा है, आरबीआई जो रेट कट कर रहा है, वो पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में, लेकिन इकोनॉमी को, लोगों को वो मिल नहीं रहे हैं, उसका वाकई में फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या वाकई में रेट कट का असर जैसा होना चाहिए वो ऐसी हालत में होगा? तो दो चीजें है। पहला तो है, मेरा अंदाजा है, मैंने ये अभी बोलना बड़ा मुश्किल है, मेरा अंदाजा है कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स कुछ मेजॉरिटी से तय करेंगे कि इस बार एक पॉज हो, लेकिन ये पूरा सर्टेन नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी थोड़े चांसेस है, 30% 35% चांस है कि हल्का रेट करे। मेरा अंदाजा है कि पूरा 25 बेसिस पॉइंट, जो 0.25% वो नहीं करेंगे, शायद 10 या 15% सिग्नल देने के लिए, जो अभी साहब भी कह रहे थे कि एक सिग्नल बड़ा, आप भी कह रहे थे कि सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये समय, कि मार्केट्स में बहुत सारे रेट्स बहुत नीचे आ गए हैं, स्प्रेड्स भी थोड़े बहुत कंप्रेस हुए हैं, कि अभी ये होना नहीं चाहिए कि फिर से ये 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो फिर से ऊपर जाना शुरू करे, तो वो होना नहीं चाहिए। तो ये सिग्नल रहेगा। मेरा अंदाजा है कि ये समय रेट्स को होल्ड करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड गाइडेंस देंगे कि बहुत भारी हमारे अकोमोडेशन जो बोलते हैं यहाँ पे कि और रेट कट आगे पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं कह रहे कि रेट कट नहीं होगा, हम लोग खत्म हो गया है, वो सब बिल्कुल नहीं, काफी सारा है। तो ये रेट कट का मेरा अंदाजा है ये रहेगा, लेकिन हो भी सकता है कि 10 या 15 बेसिस पॉइंट एक और रेट कट हो सकता है। दूसरा ये चीज जो आप जो कह रहे थे कि ये समय, मेरा अंदाजा है कि रेट कट की जो पहली जो यूटिलिटी होती थी, कि जो लेंडिंग रेट्स है, लेंडिंग रेट्स को कमाने के लिए बहुत रेट्स कम गए हैं। शॉर्टर टर्म में आजकल कमर्शियल पेपर, 3 महीने के कमर्शियल पेपर रिवर्स रिपो रेट के दर पे मार्केट में मिल रहा है, और छोटे वर्किंग कैपिटल के लोन के कॉस्ट भी बहुत कम गए हैं। मेरा अंदाजा है कि एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट रेट्स कट एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। एक तो है डिपॉजिट्स, कि हमारे बैंकिंग सिस्टम बहुत डिपॉजिट सेंट्रिक है, तो ये डिपॉजिट्स आ रहे हैं डिपॉजिट्स, लेकिन अभी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट कि लोग बाकी इक्विटी मार्केट्स में या कुछ मार्केट्स में करना लगे, वो ऊपर आता रहेगा। याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन तो ही है, वो ज्यादातर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के लिए है, बट उसके सिवाय इक्विटी मार्केट्स की जो वैल्यूएशंस है वो काफी बढ़ी हुई है। जो अभी तक जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जो वैल्यूएशंस है, उसमें काफी सारा डाइवर्जेंस आ गया है। तो खाली ये इन्फ्लेशन प्राइसेस नहीं, एसेट प्राइसेस भी, उनको वो भी देखना होगा। और तीसरा है कि कैपिटल फ्लाइट की कुछ थोड़ी बहुत डर रहती है यहाँ पे, कि रेट्स यदि और नीचे कम आए, हमारे फॉरेन कैपिटल पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, वेरियस बहुत सारे फॉरेन कैपिटल के फंड्स पे डिपेंडेंट है, एफपीआई हो, ईसीबीज हो या कुछ भी हो। तो वो एक समय जो रेट्स, जो बाहर के जो रेट्स और हमारे देश के जो डिफरेंशियल्स होते हैं, उसमें यदि कम होता रहे तो कैपिटल बंद होना जाएगा और एक समय फिर बाहर निकलना शुरू होगा। तो ये सब बैलेंस करके एमपीसी देखेगी। मेरा अंदाजा है कि चांसेस है कि इस बार पॉज करेगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना फाइनेंस या डेट मार्केट की, जयेश मेहता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वही इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या असेसमेंट है इस समय? अगर आप ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड देखें, हर तरफ बहुत खुल करके स्टिमुलस भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, और उसी हिसाब से सेंट्रल बैंक्स भी लगातार लिक्विडिटी की सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें भी उनके साथ अगर चलना है तो हर पॉलिसी में हर 2 महीने के बाद कुछ और एडिशनल पुश दिए जाने की जरूरत होगी, अगर हम वाकई में ग्लोबल मार्केट्स के और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स के डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो। मेहता साहब,
नहीं, ये सही है। इफ सबके साथ चल रहे तो खाली, बट सब लोग में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आई थिंक अभी गवर्नमेंट ने अपना एक काम कर दिया, एक स्टेप कर दिया, सेंट्रल बैंक ने भी ठीक सा स्टेप कर दिया उनके हिसाब से, तो अभी ठीक चल रहा है एटलीस्ट। क्योंकि सेंट्रल बैंक के हाथ में दो ही चीज़ होता है, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी, तो दोनों उन्होंने ठीक से मैनेज कर पाए। एट द मोस्ट अभी फर्दर एट दिस जंक्चर रेट कट करने को मेरा व्यू भी वही सुगातो जी ऐसा ही है कि बेसिकली करना नहीं चाहिए। दे विल कीप द फायर पावर बिकॉज जैसे लॉकडाउन खुलेगा थोड़ा डिफिकल्टी और आएगा। यू विल हैव टू सी मॉरेटोरियम में क्या हो रहा है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग दे रहे नहीं दे रहे, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा हार्ड फीडबैक भी देंगे कि बेसिकली अभी भी और गैप है रेट कट का फ्यूचर में, क्योंकि रादर देन अभी सब कुछ करने पे, और अभी इतना बोरोइंग किया गवर्नमेंट ने, लिक्विडिटी ने साथ दे दिया, विदाउट आरबीआई बाइंग बॉन्ड्स, यील्ड्स हैव बीन मैनेज्ड वेल। जब भी जरूरत पड़ेगा और आगे जाके मेरे को लगता है उनको फायर पावर की और जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बोरोइंग प्रोग्राम भी तो बाकी है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन तो है ही है, प्लस आपका एनपीए का जो देखना पड़ेगा, तो वो सब स्ट्रेस जो है आगे जाके, तो मेरे हिसाब से they will recall the firepower, but of course they will give very strong signal that there is enough room and we will do whatever is required to support the growth. So I think there will be strong statement, but rate cut action they may go for a pause. 90% probability they may go for a pause. Okay. आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब शायद बहुत ज्यादा रेट कट के लिए यहाँ पे इमीडिएटली जगह नहीं है, तो अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करके फिर अगली पॉलिसी में और उसके बाद में रेट कट किया जाए। बगा साहब, आपका क्या असेसमेंट है, कितनी रेट कट की जगह अभी यहाँ से अभी और बाकी है? क्योंकि देखिए हमारे देश के इतिहास में मैं देख रहा था, आजादी के बाद से अब तक जो कॉन्ट्रैक्शन इस बार आप देख रहे हैं वो इसके पहले कभी नहीं देखा। 2-3 बार जो हमने निगेटिव ग्रोथ देखी है वो सूखा पड़ने की वजह से पहले हम देखा करते थे 50, 60, 70 के दशक में। उसके बाद वैसे हालात दोबारा नहीं है क्योंकि हमारा कृषि तो डेवलप हो गया था। ये पहली बार है जबकि इंडस्ट्री में डी ग्रोथ है, ये इस तरह का अपनी तरह का क्राइसिस है और इस तरह का रिसेशन है, तो ब्याज दरें भी ऐतिहासिक तौर पे लोअर लेवल्स पर जानी चाहिए। उसमें से हम ये क्यों कह रहे हैं कि फायर पावर अभी होल्ड करने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? जी प्रदीप जी, मेरा मानना यही है कि क्यों अभी रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। और पिछले साल देखिए हमारी क्या उम्मीद थी कि आप रेट कट तो कर रहे हैं बट लिक्विडिटी भी दीजिए मार्केट में। अब 6 से 7 लाख करोड़ की रोज लिक्विडिटी है ओवरनाइट मार्केट में, काफी लिक्विडिटी अवेलेबल है। आरबीआई के नॉन कन्वेंशनल जरिए भी बहुत काम कर रहे हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट हो, ओएमओस के ये हैं, टीएलटीआरओ है, म्यूचुअल फंड्स के लिए लाइन्स हैं, एसएमईज के लिए जो नए पेशकश की गई है। तो लगभग 9 लाख करोड़ का जो आरबीआई ने बीड़ा उठाया था लिक्विडिटी का, वो कर दिया है। ऑफ टेक नहीं है क्रेडिट में, क्रेडिट की ऑफ टेक नहीं है। आपका जो एक्टिविटी है, अगर आप ओवरऑल एक्टिविटी देखें लगभग 33% डाउन है, और जून में एक स्पाइक आया था, जुलाई के नंबर्स ऑलरेडी सॉफ्टर दिख रहे हैं। तो ये पिछले एमपीसी जो मई 20 की थी उसके मिनट्स में भी कहा व्हाटएवर इट टेक्स हम करेंगे। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि आप रेट घटाते जाइए, दूसरी तरफ आपके डिपॉजिट रेट ऑलरेडी नेगेटिव रेट्स में आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक्स की फंडिंग कहीं ना कहीं इशू आ सकती है। सेविंग्स रेट देखिए तो लगभग 2-2.5% पे आ गए हैं। तो लोग फिर, और जिस तरह से डायरेक्ट मार्केट में लोग उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्पेकुलेशन की तरफ फिर पैसा जाना शुरू हो सकता है। तो ये हो सकता है कि इस बार ही कहें कि हम डेटा ड्रिवन रहेंगे, देखते हैं कि कितना स्लो डाउन आता है। इस तिमाही का नंबर आ जाने दीजिए अगले महीने तक, उसके बाद देखेंगे। दूसरा यह है कि लॉकडाउन्स खुलने के बाद कितनी तीव्रता से इकोनॉमी नॉर्मलाइज होती है। ऑलरेडी हमारा आउटपुट गैप बहुत हाई था प्रदीप जी,
और उसके बाद जो ये 30% एक्टिविटी में गिरावट आई है, तो बहुत ही बड़ा आउटपुट गैप है इकोनॉमी में। कई सेक्टर्स तो बहुत ही मुश्किल में है, जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हॉस्पिटैलिटी की बात की, एविएशन आप देखिए जिस तरह से स्पाइस जेट पे गोइंग कंसर्न का बात कर दिया। बगा साहब, मैं इस पे आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हम इन मुद्दों की बात करेंगे कि दरअसल उम्मीद क्या है, वित्त मंत्री की उम्मीद क्या है। वित्त मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट्स आते हैं, एक संकेत दिया जाता है आरबीआई को कि वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं। क्या वित्त मंत्रालय रेट कट की उम्मीद कर रहा है इस बार आरबीआई से, या इसके अलावा दूसरे कदमों की उम्मीद की जा रही है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के उस वक्त। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस बैठक में। आरबीआई की एमपीसी क्या करेगी, ये हम सवाल पूछ रहे हैं अपने एमपीसी के एक्सपर्ट से, और इनकी राय पिछली पॉलिसीज में आपने देखा होगा सटीक पड़ी। आज जो नतीजा निकल कर आ रहा है, हमारे 4 मेंबर्स का ये कहना है कि रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ एक सदस्य डीके जोशी जी मानते हैं कि रेट कट होगा। हालांकि सौगत भट्टाचार्य जी भी कह रहे हैं कि 30-35% संभावना है कि एक रेट कट संकेत के तौर पे हो जाए। लेकिन वित्त मंत्री की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? हर पॉलिसी मीटिंग के पहले, पॉलिसी डिसीजन के पहले वित्त मंत्री की ओर से बयान आते हैं। इस बार मुश्किल से हफ्ते भर पहले, पॉलिसी मीटिंग के पहले जो बयान आया है वित्त मंत्री की ओर से, उन्होंने 2 बातें कही हैं। आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है मॉरेटोरियम को लेकर के, और आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के। तो सवाल यह है बगा साहब, इस पे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि इंडस्ट्री और बाजार को क्या चाहिए। क्या वो वाकई इस समय रेट कट चाहते हैं, या वो मॉरेटोरियम का एक्सटेंशन चाहते हैं, और या वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं? वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग सबसे बेहतर विकल्प रहेगा प्रदीप जी। बैंक्स नहीं चाहते कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि उससे भी क्या हो रहा है, जैसे दीपक पारेख ने भी बोला लास्ट आरबीआई गवर्नर का जो फंक्शन था 27 जुलाई को, तो दीपक पारेख साहब ने भी कहा कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड मत करिए। और उसके बाद जब एचडीएफसी के नतीजे निकल के आए, 16% उनका बाय वैल्यू लोन मॉरेटोरियम में है। एचडीएफसी जैसा बेहतरीन से बेहतरीन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका एनपीए कभी 1% से बढ़ा नहीं, उसमें 16% मॉरेटोरियम आना, तो वो यही कह रहे थे जो लोग क्षमता भी रखते हैं वो भी नहीं दे रहे। ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 से 30% लोन वैल्यू से मॉरेटोरियम में है, और हमारा 2008 से 2010 का जो रिकॉर्ड है प्रदीप जी, 35% स्लिपेज हो जाता है एनपीए के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग का। तो ये मॉरेटोरियम जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा इन लोन्स को कलेक्ट करना। तो मैं कहूँगा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग बेटर है कि जिसको चाहिए वो आके बैंकर से बात करें, और बैंकर्स और एनबीएफसी के डिस्क्रिशन पे, ये नहीं कि हर एक को लोन देना है। किसी का अगर एनपीए रिकग्नाइज करना है, बहुत एसएमई ऐसे हैं जो परमानेंटली चले गए हैं। 6 लाख एसएमई में हमारा जो रिसर्च था, 2 लाख के पास 1 महीने का कैश था, 2 लाख के पास 4 महीने का ही कैश था। तो अगर किसी का धंधा नहीं चला है, मेरा जो अंदाजा है 1 से 2 लाख एसएमई परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं जो एनपीए में जाएंगे। तो अब इसको या तो रिकग्नाइज करें, आरबीआई ने अच्छा काम किया है कि कैपिटल रेस के लिए बोला है, तो मैं कहूंगा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग सबसे बेहतरीन विकल्प है। बगा साहब, जी ओके, जी प्रदीप। सौगता जी, इस पे आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आप बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। बैंकर्स ये कह रहे हैं कि मॉरेटोरियम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये मॉरेटोरियम का आंकड़ा बता रहा है, आखिर बहुत सारे सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको मॉरेटोरियम की जरूरत है ही। जैसे कि आप होटल्स की बात कीजिए, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने भी संकेत दिया, या बगा साहब अभी एविएशन की बात कर रहे थे, इवन रिटेल, मॉल्स, थिएटर्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है। तो इनको अगर वक्त नहीं दिया जाएगा तो ये तो तुरंत ही सितंबर में एनपीए हो जाएंगे अगर आपने अगस्त में मॉरेटोरियम खत्म कर दिया तो। सॉरी, पहली बात तो ये है कि मैं बैंकर नहीं हूँ, बैंक में इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मुझे
ये मुझे मुंह नहीं खोलना चाहिए इस पे लेकिन इतना कहूंगा कि मॉरेटोरियम की जो यूटिलिटी थी, जहाँ पे ये पूरे शटडाउन पे, फिर लॉकडाउन पे, जहाँ पे कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत यूटिलिटी थी। अजय साहब भी जो कह रहे हैं कि बैंक्स में भी 10 से 15%, एनबीएफसी में और ज्यादा है, 15 से 20% मॉरेटोरियम में लोन्स गए हैं। तो आप यदि इसको इंडेफिनिटली आप पोस्टपोन करते रहेंगे तो मेरा अंदाजा है कि इस पे एनपीए के चांसेस और बढ़ते रहेंगे। मुझे भी पता नहीं है, बहुत सारे कैश फ्लोज के बारे में भी ये नहीं है। तो मेरा भी अंदाजा है कि एक तो पहले बार जो किए थे कि जितने इंटरेस्ट में है वो इंटरेस्ट को डिफर करके उसको टर्म लोन कीजिए, ये कीजिए। तो मेरा अंदाजा है कि प्रिंसिपल्स जब तक के पेड हो रहे हैं और इंटरेस्ट का एज ए मैटर ऑफ रिकॉग्निशन की जाती, कोई एनपीए नहीं हो, उस पे थोड़ा और अंदाजा, उस पे और थोड़ी सी सोच लगा के कि किस तरीके से उसको इंटरेस्ट वर्किंग टर्म लोन्स या टर्म लोन्स इंटरेस्ट टर्म लोन्स बना के थोड़े बहुत और डिफर कर सकें, जो अभी ऑलरेडी किए हैं 31 मार्च तक। तो ये एक ये तरीका है, एक ये बात है। दूसरा है जो अजय साहब, बाकी आप भी जो कह रहे हैं यहाँ पे कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम होता है। रिस्ट्रक्चरिंग में कैश फ्लोज का आइडिया होना पड़ता है, ताकि उसका वो एनपीवी कितना है उसको कैलकुलेट करके वगैरह वगैरह ये सब। तो यहाँ पे ये अनसर्टेन सिचुएशन में जहाँ पे कैश फ्लोज की भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑपरेशनली रिस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूँ सौगता जी कि जब तक आपको अंदाजा नहीं है तब तक आपको मोरेटोरियम देना पड़ेगा। जब स्थिति सामान्य हो जाए वहां आप अंदाजा लगा के फिर ये तय करेंगे ना कि कौन रिस्ट्रक्चरिंग के लायक है, कौन वायबल है और कौन नहीं है। तो वो फैसला करने के लिए अभी क्या सही समय वाकई में आ गया है। सवाल ये है, मैंने जोशी साहब से सवाल नहीं पूछा, मुझे लगा वो रेटिंग एजेंसी से है, वो कहेंगे कि मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग से रेटिंग पे असर पड़ता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो आप कह रहे हैं कि बैंकर्स की भी लिमिटेशन है, लेकिन जयेश मेहता साहब आपसे मैं पूछता हूँ ये सवाल, क्या अभी वो वक्त है वाकई, या अभी मोरेटोरियम दें और फिर 3 महीने के बाद फाइनल कॉल लें, या फिर सेक्टर स्पेसिफिक मोरेटोरियम की कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि पूरी तरह मोरेटोरियम खत्म करना शायद ये सही फैसला नहीं होगा। नहीं, तो मोरेटोरियम अभी एक्सटेंड करना जरूरी है। एंड जैसे आपने बताया वो साइमल्टेनियसली, सी रिस्ट्रक्चरिंग भी तो ओवरनाइट तो नहीं होना है। इफ यू अनाउंस इट, आप अनाउंस करने के बाद वो लोगों से मिलेंगे, बैंकर और बोरोवर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उसको भी 6-8 महीना लग जाएगा टू कम आउट टू अ कंक्लूजन दैट किसको कैसा रिस्ट्रक्चरिंग करना है, किसको कितना मैच्योरिटी इलोंगेट करना है, क्या कैश फ्लो उनको रखना है इमीडिएटली एंड मे बी लेडर्स कैश फ्लो करना है। तो वो सब करने के लिए, बट अनाउंसमेंट करने के बाद 6-8 महीना तो लग ही जाएगा टू कम टू अ कंक्लूजन। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि मोरेटोरियम करना नहीं चाहिए। वी आर गोइंग। जयेश मेहता साहब, वक्त थोड़ा कम है, इसलिए माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। संक्षिप्त में मुझे ये बताइए कि हमारी कमेटी जो कह रही है कि कोई रेट कट नहीं होगा, बॉन्ड मार्केट में क्या ये डिस्काउंटेड है, या अगर रेट कट नहीं हुआ तो बॉन्ड मार्केट को शॉक लगेगा? थोड़ा शॉर्ट टर्म में मतलब एक आध दिन रहेगा शॉक, बट बिकॉज एज आई सेड के वो पॉलिसी में बोलेंगे कि देयर इज इनफ रूम बाद में उनके इंटरव्यू जो आएगी पॉलिसी के बाद, तो मेरे को लगता है वहाँ पे काफी सपोर्टिव बोलेंगे। तो मे बी इमीडिएटली व्हेन द फ्लैश कम्स, नो रेट कट, देयर विल बी सम रिएक्शन, बट के बाद में मार्केट शुड बी फाइन बैक टू नॉर्मल। बगा साहब, संक्षिप्त में यही सवाल आपसे, शेयर बाजार के नजरिए से, शेयर बाजार में भी उम्मीद की जा रही है कि रेट कट होना चाहिए, नहीं हुआ तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? हाँ, थोड़ी उम्मीद तो है, बार्कलेस का भी रिपोर्ट है, तो मिला जुला रुझान है प्रदीप जी, तो थोड़ा नेगेटिव लेगा मार्केट। बट मैं जयेश भाई के साथ सहमत हूँ कि फिर पचा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत एकोमोडेटिव पॉलिसी रहेगी। ओवरऑल स्टैंड एकोमोडेटिव है, लिक्विडिटी बहुत उन्होंने छोड़ी हुई है। तो अगर रेट कट आता है, ट्रेजरी गेन्स हैं और ये मार्केट हिसाब लगा के बैठा है, वो नहीं आते हैं, तो और थोड़ा सा हो सकता है कि गवर्नमेंट यील्ड का थोड़ा ऊपर की तरफ जाए कुछ बेसिस पॉइंट, तो उसके कारण मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, तो हमारी कमेटी का ये मानना है, मोटे तौर पे बहुमत का फैसला ये है कि रेट कट नहीं होगा, इस बार पॉज लिया जाएगा। लेकिन
हालांकि मॉरेटोरियम या रिस्ट्रक्चरिंग की बातें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दायरे में नहीं आती, लेकिन पिछले 2 बार से मार्च में और मई में गवर्नर साहब ने उस पर भी अलग से फैसला लेकर के पॉलिसी की बैठक के दिन ही अपने स्टेटमेंट में तस्वीर साफ की है। तो ऐसे में हमारी नजर फिर इसी बात पे होगी कि मॉरेटोरियम पे गवर्नर साहब क्या फैसला लेते हैं और रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या कोई संकेत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। नमस्कार।